Hello everyone, welcome to the AI Club. My name is Udesh Soman from 5th semester Department of Electrical Engineering, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज। आज हम लोग 450dsa.com के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देखने वाले हैं बैक ट्रैकिंग मॉड्यूल के क्वेश्चन नंबर 10 to 19। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 0 to 9 देख चुके हैं। सो स्टार्टिंग राइट अवे, हमारे पास इस टाइप का एक पाथ दिया है, इस टाइप का एक मैट्रिक्स दिया है। तो अगर किसी को विंडोज का गेम याद हो माइन स्वीपर, तो उसमें कुछ माइंस हुआ करती थी, लैंड माइंस। तो हमारे पास ये ग्रिड दी है जिसमें जो भी हमारी पोजीशन है, जहाँ पे भी जीरो मार्क किया हुआ है, वो लैंड माइन है एक। तो मतलब वो पॉइंट डेंजरस है, उससे उस लैंड माइन से भी अप डाउन लेफ्ट और राइट ये जो ब्लॉक्स हैं वो भी डेंजरस है। तो ये जितने भी ब्लॉक डेंजरस हैं जहाँ पे हम लोग ट्रेवर्स नहीं कर सकते, उनको यहाँ पे रेड मार्क करके रखा है। इसके अलावा जितने जिन ब्लॉक्स के ऊपर हमें ट्रेवर्स करना पॉसिबल है, उनको यहाँ पे वाइट मार्क है। तो हमें इसमें जितने भी ब्लॉक्स इनको ट्रेवर्स करके लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट टू राइट, और उसमें हमें देखना है कि सबसे बिगेस्ट रूट कौन सा है, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट रूट हम कौन सा निकाल सकते हैं। तो हमें लॉन्गेस्ट सॉरी लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट सेफ रूट निकालना है। ये शॉर्टेस्ट सेफ रूट वाला प्रॉब्लम है, तो शॉर्टेस्ट सेफ रूट निकालना है कि लेफ्ट टू राइट जाने में हमें ऐसा कौन सा पाथ मिलेगा जिसकी लेंथ सबसे कम हो और वो सेफ भी हो। तो ऐसा पाथ निकालने के लिए हमें हम लोग बैक ट्रैकिंग का यूज करेंगे। तो सिंपल लेफ्ट के जितने कॉलम्स हैं उनके इंडेक्सेस से हम स्टार्ट करेंगे। जिससे भी हमें पाथ मिलेगा उस पाथ को हम जोड़ते चलेंगे। अगर मान लीजिए उससे पाथ नहीं मिलता तो हम उसको ड्रॉप कर देंगे। और अगर हमें पाथ मिल रहा है, जैसे अगर हम किसी एक ब्लॉक पे हैं, उसके बाद हम अलाउड सेल्स को देख रहे हैं कि वो कहाँ जा सकता है। हमारे पास जो अवेलेबल मूव्स हैं वो है लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। तो इन चार में से जो भी मूव हमें पॉसिबल हो जाएगा हम सभी को ट्राई करेंगे, उससे पाथ फाइंड करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट ब्लॉक के ऊपर भी सेम प्रोसेस। तो ये रिकर्शन यूज करके हर ब्लॉक के ऊपर ये प्रोसेस चलती रहेगी। और फाइनली जब आप लास्ट कॉलम तक पहुंच जाते हैं तो हम उस पाथ को ऐड कर लेंगे। उस पाथ का जो भी लेंथ अभी तक के हम कैलकुलेट करते चल रहे हैं, हर ब्लॉक के ऊपर हम 1+ करते चलेंगे लेंथ में। तो वो लेंथ को हम ऐड कर लेंगे और लेंथ को ऐड करने के बाद हमें रिटर्न करना है सबसे छोटा लेंथ कौन सा है। तो एक बार आपके पास लेंथ की लिस्ट आ गई कि जितने भी पॉसिबल पाथ्स हैं उनकी क्या लेंथ है, तो आप सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रिटर्न करा सकते हैं। तो हमारे पास जो चार पॉसिबल मूव्स हैं उसके लिए हमने ये बना लिया है रो नंबर, कॉलम नंबर। तो ये अगर मान लीजिए कि हमें 1 रो अबव जाना है, अप जाना है, तो हम रो को इंक्रीमेंट करेंगे, कॉलम को सेम रहने दें, रो को डिक्रीमेंट करेंगे, रो को एक कम कर देंगे। ऊपर जाने के लिए रो का नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1 से। तो -1 0, ये मतलब इस तरह से पेयर में -1 0। फिर उसके बाद 0 -1 मतलब आप कॉलम में एक स्टेप बैक आ रहे हैं या फिर मतलब लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। अगर आपको राइट में जाना है तो 0 1 मतलब आप रो में कुछ नहीं कर रहे हैं और एक कॉलम शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो राइट में जाने के लिए हो जाएगा 0 1। और 1 0 जो है वो आपका डाउन जाने के लिए हो जाएगा, मतलब कॉलम को चेंज किए बिना नेक्स्ट रो पे आ जाना। तो ये आपका मतलब जितने भी पॉसिबल मूव्स हैं उनके लिए लिस्ट बना के रखी है। मिनिमम डिस्टेंस अभी हमने सिस्टम मैक्स साइज ले लिया, तो इसको आप मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी मान लीजिए। अभी मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी पे सेट कर दी है मतलब स्टार्टिंग के लिए। फिर उसके बाद किसी ब्लॉक पे जाना सेफ है कि नहीं, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम्स हमने पिछली क्लास में भी देखे। मतलब हमें जो पाथ फाइंड करना था उसमें कुछ अनसेफ ब्लॉक्स थे, सेफ ब्लॉक थे। तो अगर सेफ है कि नहीं उसको देखने के लिए हम ये दो कंडीशन चेक कर लेंगे कि क्या ये 0 है, मैट एक्स वाई 0 है क्या। अगर वैसा है तो वहां हम नहीं जाएंगे। और विजिटेड है कि नहीं, कि क्या हम उस ब्लॉक के ऊपर जा चुके हैं ऑलरेडी। अगर हम उस ब्लॉक के ऊपर ऑलरेडी जा चुके हैं तो वो रिपीटेड पाथ हो जाएगा, हम वहीं वहीं घूमते रहेंगे। तो वो अवॉइड करने के लिए विजिटेड बना के रखा। तो हम किसी भी सेल को रिविजिट नहीं करेंगे, सेकेंड टाइम उसमें नहीं आएंगे। अगर मान लीजिए अगर हम 0 के ऊपर जा रहे हैं या फिर मान लीजिए उस सेल को ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, तो ऑलरेडी फर्स्ट तो वो उस ब्लॉक को कंसिडर ही नहीं करेगा, वो नेक्स्ट अल्टरनेटिव देखेगा। अदरवाइज रिटर्न ट्रू, मतलब वो ब्लॉक सेफ है, आप वहां जा सकते हैं। फिर ये इज वैलिड का भी मैट्रिक्स है। इज वैलिड मतलब आप जो भी मूव कर रहे हैं
जो आप जिस भी सेल के ऊपर है, क्या वो वैलिड सेल है कि नहीं। वैलिड सेल मतलब आपका जो भी सेल है उसका एक्स कोऑर्डिनेट रोज से कम होना चाहिए एंड वाई कोऑर्डिनेट जो है वो कॉलम से कम होना चाहिए। अगर इसके बियॉन्ड जाते तो आप जो है आपके मैट्रिक्स के बाहर पहुंच जाएंगे। मैट्रिक्स के बाहर आप नहीं जा सकते ना, आपका जो भी गिवन बाउंड्रीज दी है उसी के अंदर आपको रहना है। तो वो चेक कर लिया। उसके साथ साथ क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर लेस देन जीरो जाता है तो मतलब वो जीरो साइड में चला जा रहा है, या तो लेफ्ट में या फिर अप में, अप साइड में। उन दो साइड में ब्लॉक के बाहर जा रहा होगा आपका इंडेक्स। तो यहाँ पे एक्स 0 y 0 आ जाएगा। अगर ऐसा होता अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आती है, मतलब ये अभी मैट्रिक्स के अंदर की कंडीशंस डाली है कि मैट्रिक्स के अंदर रहने के लिए क्या कंडीशंस हैं। अगर मैट्रिक्स के अंदर की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप ट्रू रिटर्न कर देंगे, इसका मतलब हाँ वो सेल वैलिड है, आप उस सेल को ट्रेवर्स कर सकते हैं, अदरवाइज फॉल्स। फिर ऐसे ही एक मार्क अनसेफ सेल्स के लिए एक फंक्शन है। मार्क अनसेफ सेल्स क्योंकि हमें सिर्फ जीरो, जहाँ पे लैंडमाइंस है, लैंडमाइंस को हमने जीरो से मार्क किया है, सिर्फ जीरो वाले सेल्स को नहीं देखना है। जैसे मान लीजिए ये मार्क सेल है जीरो से, यहाँ लैंडमाइन है, तो हमें इससे अप डाउन लेफ्ट और राइट उन चारों को भी मार्क करते रखना है कि वो भी अनसेफ है। तो उसके लिए ये फंक्शन है मार्क अनसेफ सेल फॉर आई इन रेंज आर फॉर जे इन रेंज सी। तो ये डबल फॉर लूप, उसमें अगर आपको जीरो मिल जाता है किसी भी मैट्रिक्स की पोजीशन पे, किसी भी मैट्रिक्स की पोजीशन के ऊपर आपको अगर जीरो मिल जाता है तो फॉर के इन रेंज फोर, क्योंकि आपको अप डाउन लेफ्ट राइट ऐसे चार इंडेक्सेस को क्या बोलते तो मार्क करना है अनसेफ। तो इज वैलिड हम चेक कर लेंगे। इज वैलिड इसलिए चेक किया ताकि आप मतलब मैट्रिक्स के बाहर किसी सेल को मार्क ना कर दें। आपकी जितनी मैट्रिक्स की बाउंड्रीज है उसी के अंदर देखने के लिए इज वैलिड फंक्शन को कॉल किया है। और वो चेक करने के बाद उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पॉइंट के ऊपर हमने चेक किया उसी पॉइंट के ऊपर -1 डाल देंगे। याद रखिएगा यहाँ हम जीरो से भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन जीरो से मार्क करने में हमें प्रॉब्लम एक आ रही थी कि अगर हम जीरो से मार्क कर देते हैं तो उसका मतलब ये हो जाता है कि वहां पे भी लैंडमाइन आ गई, तो वो जब नेक्स्ट इटरेशन चलाएगा तो वो उस जीरो को भी कंसिडर करके उसके आगे और अनसेफ ब्लॉक्स को मार्क करता चलेगा। तो वो अवॉइड करने के लिए हमने जो लैंडमाइन ना होते हुए भी उसका सराउंडिंग अनसेफ एरिया है उसको -1 मार्क किया है। एंड नेक्स्ट फॉर आई इन रेंज वापस से ये लूप चलाया है। इफ मैट आई जे इज इक्वल टू -1, एक बार हमने कर दिया तो हमारे पास अनसेफ सेल्स -1 मार्क हो गए। अब हमारी पूरी मैट्रिक्स में अनसेफ सेल्स मार्क हो चुके हैं, तो उनको अब वापस से अगर हम जीरो मार्क कर देते, क्योंकि हमें डबल कंडीशन चेक ना करनी पड़े, सिंगल कंडीशन चेक करने के लिए, तो अगर -1 मार्क कर दिया है तो उसको आप जीरो कर दीजिए, सिर्फ जिनको -1 मार्क किया है। तो अब क्या हुआ कि आपकी लैंडमाइंस भी जीरो मार्क्ड है और लैंडमाइंस के अराउंड जो भी सेल्स हैं, लैंडमाइंस के लेफ्ट राइट अप एंड डाउन में जो भी सेल है उसको भी जीरो मार्क कर दिया है अभी तक के। जैसे ये इस तरह से हम इनपुट मैट्रिक्स देंगे, तो जैसे ये जीरो है, जीरो मतलब यहाँ पे लैंडमाइन है, तो ये पहले -1 बनेगा, ये भी -1 बनेगा, ये भी -1 बनेगा, ये भी -1 बनेगा, ये चारों पॉइंट्स। इसके बाद जब वो सेकेंड टाइम इटरेशन सॉरी सेकेंड इटरेशन चला रहा है, तो उस केस में ये यहाँ पे जितने -1 मार्क किए सिर्फ -1 को वापस से जीरो मार्क कर दे रहा है। क्योंकि वो रिकर्सिव लूप नहीं है तो वो रिपीट नहीं होगी प्रोसेस, वो एक ही बार होके जीरो मार्क कर देगी। तो इन पोजीशंस पे जीरो आ जाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ऐसा सारे जितने भी लैंडमाइंस हैं, जितने भी पॉइंट पे जीरो है उसके लिए मार्क हो जाएगा। वो मार्क होने के बाद आपके पास एक एरे आ गया, आपको लेफ्ट से राइट जाना है, उसमें आपको अनसेफ प्लेसेस जो हैं, जितने भी सेल्स अनसेफ हैं वो मार्क हो चुके हैं। तो हम लोग ऑलरेडी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख चुके हैं कि हमें किस तरह से करना है अगर हमें अपना पाथ फाइंड करना है। तो सिंपल पाथ फाइंडिंग फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो इसमें आर और सी मतलब रोज और कॉलम्स हमने निकाल लिए मैट्रिक्स से लेंथ फंक्शन कॉल करके। ये मिनिमम डिस्टेंस जो है उसको ग्लोबली इंपोर्ट किया, इसका मतलब वो जो भी उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो हर जगह चलती रहेगी, मतलब हर इटरेशन में वो अपडेट होती रहेगी। वो फंक्शन का लोकल स्कोप नहीं रहेगा, फंक्शन एंड होने के बाद भी उसकी वैल्यू बनी रहेगी। मिनिमम डिस्टेंस को सिस्टम मैक्स साइज मतलब अभी इनिशियलाइज इसको कर दिया इन्फिनिटी से। विजिटेड जितने भी सेल्स हैं
उनके लिए एक विजिटेड एरे बना लिया। विजिटेड एरे जो है हमारा, वो उसको मार्क करता चलेगा कि हम किस सेल के ऊपर गए हैं। अगर वो विजिटेड है तो हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, अगर वो विजिटेड नहीं है तो हम उसके ऊपर जाएंगे। मतलब जहां जहां हमें विजिटेड की वैल्यू फॉल्स मिलेगी हम उसी सेल के ऊपर जाएंगे, अदरवाइज अगर ट्रू हो जाती है तो हम नहीं जाएंगे। इससे हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि हम किसी भी सेल के ऊपर रिपीटेडली नहीं चलते जाएंगे। मार्क अनसेफ सेल में फंक्शन ऊपर बता चुका हूं, तो जीरो के चारों साइड के सेल्स को भी मार्क करने का, जीरो 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 के चारों साइड के सेल्स को भी वो जीरो मार्क कर देगा। तो ये मार्क अनसेफ सेल्स को कॉल कर लिया, तो आपके मैट्रिक्स के जितने सेल थे वो मार्क हो चुके हैं। फिर आई इन रेंज आर मैट आई 0 इक्वल्स 1। तो अगर यहाँ पे जीरोथ कॉलम के लिए, जीरोथ मतलब फर्स्ट कॉलम के लिए हम सारी रोज को चेक करते जा रहे हैं, जीरोथ कॉलम के लिए सारी रोज को चेक करते जाएंगे। तो यहाँ डायग्राम में दिखाता हूँ, ये जो व्हाइट स्पेसेस है ना, जितने व्हाइट स्पेसेस हैं हम उसी के ऊपर फंक्शन को कॉल करेंगे। जितने रेड स्पेसेस हैं उनके ऊपर कॉल करने की हमें जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो प्लेसेस हमें विजिट ही नहीं करने हैं। तो जितने व्हाइट स्पेसेस आ रहे हैं, तो हमने जीरोथ कॉलम को फिक्स कर दिया और उसके ऊपर हम रोज को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं लूप लगा के, हर रो के ऊपर ट्राई कर रहे हैं। हमने लूप फॉर लूप लगा दिया, उसको हर रो के ऊपर ट्राई कर लिया। कहाँ गया ये, हर लूप के ऊपर ट्राई कर लिया, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड किया। तो जो भी हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिलता जा रहा है उसको हम ऐड करते जाएंगे, और मिनिमम डिस्टेंस जो है वो उसको अपग्रेड करते जाएंगे। इफ मिनिमम डिस्टेंस इज ऑलरेडी फाउंड, मतलब मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल्स टू c-1, तो अगर मान लीजिए आपको स्ट्रेट लाइन पाथ मिल जाता है, क्योंकि आपको क्या है, लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, तो आपके लिए शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा कि आप स्ट्रेट लाइन में चले जाइए। स्ट्रेट लाइन में चले जाएंगे तो वो आपका ऑलरेडी शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। तो अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ आपको मिल जाता है तो आपको उस पॉइंट से आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, उस पॉइंट पे आप ब्रेक कर सकते हैं अपने फंक्शन को। अदरवाइज अगर आपके पास ये कंडीशन नहीं आती है तो हम इसको पाथ फाइंडिंग फंक्शन को कॉल करते जाएंगे। तो ये मेन फंक्शन हमारा जो रिकर्सिवली चलेगा बैक ट्रैकिंग करते हुए, वो ये है, फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ यूटिलिटी फंक्शन। तो उसमें हम अपनी मैट्रिक्स पास कर रहे हैं, जो भी हमारी इनपुट मैट्रिक्स थी वो इनपुट मैट्रिक्स में हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। जितने भी लैंडमाइंस के सराउंडिंग पार्ट्स हैं उनको ही मार्क कर चुके हैं। हमने विजिटेड की एक मैट्रिक्स बनाई, तो विजिटेड की मैट्रिक्स जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसी के ऑर्डर की रहेगी, बस उसमें सारी वैल्यूज फॉल्स रहेंगी और आप जिस भी वैल्यू को, जिस भी ब्लॉक के ऊपर चलते जा रहे हैं उसको ट्रू करते जाएंगे। फिर आपका करंट इंडेक्स है, आपका स्टार्टिंग पोजीशन है, आप किस पोजीशन के ऊपर हैं, वो आपके टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो फाइंड पाथ यूटिलिटी के ऊपर आ जाते हैं। इसके ऊपर हम आते हैं, हमारे आई जे वो है, आई और जे आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब आप अभी करेंटली किस पॉइंट के ऊपर हैं। तो स्टार्टिंग में तो ये 0 0 रहेगा, फिर अपडेट होते जाएगा हर रिकर्सिव कॉल में, और डिस्टेंस आपने कितनी चली अभी तक के। ग्लोबल मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे भी कॉल कर लिया ताकि हम इसको अपडेट कर सकें। फिर इफ j इक्वल्स टू c-1, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उस केस में भी कर लिया, यहाँ पे भी एक बार कर लिया, यहाँ पे भी चेक कर दिया। तो इसके आगे फंक्शन फाइंड करने, इसके आगे सर्च करने की जरूरत नहीं है। इफ j इज इक्वल्स टू c-1, मतलब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, फाइनल कॉलम पे पहुंच गए हैं, तो आप चेक कर लेंगे सबसे मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है, एग्जिस्टिंग मिनिमम डिस्टेंस या फिर इस इटरेशन में जो कैलकुलेट हो रहा था वो डिस्टेंस, पिछले केस का मिनिमम डिस्टेंस और अभी इस केस में आपने जो मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट किया है उसमें से जो भी मिनिमम है वो रिटर्न करा दीजिए। अदरवाइज अगर आप बीच में कहीं पे हैं, अगर आपका जो डिस्टेंस है वो करंट जो मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू, मतलब मिनिमम डिस्टेंस में हम अपडेट तो करते चलेंगे, तो अगर मान लीजिए आपका डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस के आगे निकल जाता है तो आपको आगे का पाथ फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। आगे का पाथ फाइंड करके आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो उस केस में भी हम ब्लैंक रिटर्न कर दे रहे हैं। अदरवाइज अगर मान लीजिए कि अभी हम करंट पाथ को सर्च कर ही रहे हैं, अभी करंट पाथ जोड़ ही रहा है, तो यहाँ पे हम आई जे इज इक्वल टू ट्रू, मतलब आप जिस भी सेल को विजिट कर रहे हैं, जिस भी सेल के ऊपर अभी आप करेंटली हैं, उसको हमने ट्रू मार्क कर दिया, मतलब वो सेल विजिटेड हो गया, उसके ऊपर हम दोबारा से नहीं आएंगे। फिर रिकर्स फॉर ऑल सेफ एडजेसेंट नेबर्स, उससे आपको आगे भी तो जाना है।
तो आगे जाने के लिए हमने रिकर्जन कॉल लगा दिया। तो फॉर के इन रेंज दिस, के इन रेंज 4, क्योंकि आपके पास 4 मूव्स हैं, इफ इज वैलिड, सेफ, ये अगर वैलिड है, आपका जो भी पॉइंट है वो सेफ है और वैलिड है, सेफ है और वैलिड है। तो हमने ऊपर जितने चारों मूव्स चेक किए थे, ये रो नम कॉलम में एलिमेंट था, कॉलम नम वाले में एलिमेंट्स थे, तो वो 1 0 -1, 1 0 और -1, इन 3 वैल्यू के इससे हमने अप डाउन लेफ्ट राइट के कमांड्स बनाए थे। तो अगर वो हो जाता है कि अगर उस ब्लॉक में जाना आपके लिए वैलिड भी है, वो एक वैलिड ब्लॉक है, मतलब मैट्रिक्स के बाहर नहीं है, और सेफ ब्लॉक है, मतलब उसके ऊपर अभी करेंटली कोई भी जीरो वैल्यू नहीं है, तो हम उसको विजिट करते हैं, तो विजिट कर लेंगे। अदरवाइज मान लीजिए ये फेल हो जाता है, तो हम विजिटेड को फॉल्स करते चल रहे हैं। विजिटेड को फॉल्स कर देंगे तो वो बैक ट्रैक हो जाएगा, मतलब उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से हमें आंसर नहीं मिला, तो हम उस पॉइंट पे वापस जा रहे हैं, उस पॉइंट पे हम बैक कर दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपके जब भी मिनिमम डिस्टेंस रहेगी वो अपडेट होती चलेगी, मिनिमम डिस्टेंस आपकी जो भी है वो अपडेट होती चलेगी। कहाँ से, यहाँ से अगर आप लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए, वो डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे वो डिस्टेंस को ऐड करते जा रहा है, नेक्स्ट ब्लॉक पे जाने के लिए डिस्टेंस +1 कर रहा है, तो आप जैसे ही एंड पे पहुंचते हैं, आपको मतलब मिनिमम डिस्टेंस तो एंड से ही निकालनी, तो अगर आप एंड पे पहुंच जाते तो आपकी मिनिमम डिस्टेंस निकाल लेता है कि वो एग्जिस्टिंग मिनिमम डिस्टेंस से छोटा तो नहीं है, छोटा है तो उसको अपडेट कर देता है, नेक्स्ट इटरेशन में फिर अपडेट हो जाएगा वो। और अगर डिस्टेंस उससे आगे जा रही है, एग्जिस्टिंग मिनिमम डिस्टेंस से आगे जा रही, तो जाके मतलब उस पाथ पे जाके हमें कोई मतलब ही नहीं है, वो पाथ यूजलेस है हमारे लिए, तो उसको कैंसिल कर देगा वो। तो इस तरह से ये चलेगा। फाइनली आपको सबसे छोटा पाथ जो है उसकी लेंथ मिल रही है। तो ऊपर हमने जो मैट्रिक्स देखा, ऊपर मैंने जो डायग्राम बनाया था, उसी का ये मैट्रिक्स फॉर्म है, और मैट्रिक्स फॉर्म में इसकी लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट रूट जो है वो 39 है हमारे पास। ये थोड़ा मतलब बड़ा क्वेश्चन था। फिर given an array of integers and a sum b, find unique combinations in the array where sum is equal to b, the same number may be chosen from the array n number of times to make b। तो इस तरह से देखिए आप, हम जो है कोई तो भी सम वैल्यू पास कर रहे हैं। ये हमारे पास एरे दिया है, एक एरे दिया है जिसमें अलग अलग नंबर्स हैं, मतलब यहाँ तो लिस्ट दी है, लिस्ट है, उसमें नंबर्स हैं कुछ, और हमारे पास एक सम की वैल्यू दी है। तो हमें हर ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को फाइंड करना है जिसका सम जो है, हर ऐसा पॉसिबल कॉम्बिनेशन जिसका सम 8 है। आप रिपीटेड यूज कर सकते हैं, मतलब आप जो नंबर्स हैं इनको रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए ये कॉम्बिनेशन सम फंक्शन है, आप उसका जो रिटर्न टाइप है वो हम आंसर में ले रहे हैं। आंसर अगर लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि लिस्ट है, तो अगर मान लीजिए आंसर एम्प्टी है तो एम्प्टी प्रिंट करा देंगे, अदरवाइज अगर उसमें है तो हम सारे जितने हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे हमें सम की वैल्यू 8 फाइंड करनी, तो कितने पॉसिबल हो सकते हैं, आप 2 2 2 2 4 बार लगा लीजिए, 2 बार 2 1 टाइम 4 कर दीजिए, 2 6 कर लीजिए, 4 4 कर लीजिए, या फिर 8 खुद यूज कर लीजिए, तो इससे आपको सम 8 मिल जाता है। तो इसको हमें फाइंड करना है कि ऐसे टोटल कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, और सारे कॉम्बिनेशंस प्रिंट भी कराने हैं। तो उसके लिए हम लेते हैं आंसर्स का एक एम्प्टी एरे, एम्प्टी लिस्ट जो है वो आंसर्स की है। एक और एम्प्टी लिस्ट है टेम्पररी की, मतलब हम टेम्पररी किसके ऊपर चल रहे हैं, किस इटरेशन के ऊपर देख रहे हैं, उसके लिए एक एम्प्टी टेम्पररी लिस्ट है। आपका जो भी एरे है, आपका जो इनपुट में एरे है, उसमें से हमने डुप्लीकेट्स हटा लिए, डुप्लीकेट्स हटा के उसको सॉर्ट कर लिया है, वो एक्चुअली कंप्यूटेशन ईजी कर देता है इसलिए। और डुप्लीकेट्स नहीं रहेंगे तो हम मतलब रिपीटेड केस में डुप्लीकेट नहीं कंसिडर करेंगे, हमें यूनिक वैल्यूज मिल जाएंगी। तो फाइंड नंबर्स हमारे पास फंक्शन है, फाइंड नंबर्स मतलब जो मेन रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग करेगा वो फंक्शन फाइंड नंबर्स है, और उसका जो भी आंसर्स की लिस्ट है, क्योंकि हमारे पास तो आंसर्स की लिस्ट में अपेंड करता चलेगा, तो फाइंड नंबर से आंसर की लिस्ट में जो कुछ अपेंड हो जाएगा उसको हम आंसर्स में सेव कर लेंगे। तो उसमें हम लोग पास कर क्या कर रहे हैं, हमारी आंसर्स की ब्लैंक लिस्ट, हमारा जो भी एरे है वो, उसमें अभी टेम्पररी जो भी टेम्पररी वेरिएबल हमने जो लेके रखा है वो, टेम्पररी मतलब टेम्पररी लिस्ट हमारी जो भी चल रही है वो, उसके साथ साथ सम की हमें कितना सम चाहिए है वो, और जीरो, जीरो मतलब एक आपका इंडेक्स है, इनिशियल इंडेक्स है।
मतलब फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हो तो आपको जीरो इंडेक्स से चेक करते चलना, इसलिए। फिर इसके बाद आते हैं फंक्शन में, यही फाइंड नंबर्स फंक्शन है। अगर यहाँ से बताता हूँ मैं, फॉर आई इन रेंज इंडेक्स एंड लेंथ अरे, आप करंट इंडेक्स जो है उससे लेके लेंथ ऑफ आगे की लेंथ में देखेंगे। तो सम माइनस एरे एलिमेंट इफ इट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब हम लोग कैसे कर रहे थे कि सम हमारे पास 8 है, करंट एलिमेंट अगर उससे छोटा है, ये बेसिकली यही चेक कर रहे हैं, अगर करंट एलिमेंट हमारे सम की वैल्यू से छोटा है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ इसका सम 8 के इक्वल होगा। अगर हमारा करंट एलिमेंट 8 से छोटा, मतलब मान लीजिए 6 है, 8 से छोटा है 6, तो 8 माइनस 6 2 आ जाएगा, विच विल बी ग्रेटर देन 0। तो मतलब पॉसिबिलिटी है कि 6 में आगे आने वाला कोई नंबर हम ऐड करें तो हमें 8 मिल जाए सम। तो इसलिए ये चेक कर रहे हैं कि इफ एरे का जो भी एलिमेंट है वो अगर सम से सब्ट्रैक्ट करने का ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, जो भी टेम्पररी है उसमें अपेंड करते चलेंगे ये वैल्यू को, टेम्पररी में अपेंड करते चलेंगे, फिर से फाइंड नंबर को कॉल करेंगे, फाइंड नंबर को कॉल करके नेक्स्ट इटरेशन के ऊपर चेक कर जाएंगे। सम में से हमने ये हटा दिया अभी, क्योंकि हमें बची हुई वैल्यूज देखनी है ना, जैसे हमने वो 2222 इटरेशन आया था 8 के लिए, फर्स्ट टाइम 2 आया, फर्स्ट टाइम 2 आया तो हमने कॉल करके देखा कि क्या पॉसिबल है कि 2 के बाद और कुछ डाल के देखें। तो 2 के बाद और कुछ अगर डालना है तो वो 6 तक के देखना पड़ेगा ना, जिसका सम 6 के इक्वल हो रहा हो। 2 डाल लिया, 4 डाल लिया, उसके बाद 2 और 4 डाल लिया, 6 हो गया, तो फिर से हमें देखना क्या पड़ेगा, 2 देखना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास मतलब जितना टोटल सम हमें रिक्वायर्ड था उसमें से बची हुई वैल्यू कितनी है, बची हुई वैल्यू पास करनी है नेक्स्ट कॉल में। तो हम जब भी इसका रिकर्जन कॉल करेंगे तो उसमें सम माइनस एरे एलिमेंट, एरे का जो भी एलिमेंट हमने ऐड करते चल रहे हैं आंसर में अपने, वो, और आंसर जो भी अभी तक के बनता चल रहा है टेम्पररी में, अभी एग्जिस्टिंग आंसर बनता चल रहा है वो, और जो भी आपका इंडेक्स है जिस इंडेक्स को आपने डाला है वो, वहां से हम कर देंगे। अगर मान लीजिए ये नहीं चल पाता है, मतलब अगर मान लीजिए कोई एरर आ जाता है, जैसे 2 4 और उसके बाद 6 आ रहा है, 2 4 और 6 तो 8 से ज्यादा हो जाएगा, तो उस केस में ये रिमूव लगा देगा, ये रिमूव लगा देगा, तो आपका एरे का एलिमेंट टेम्पररी से हट जाएगा। ऐसे रिकर्जन कॉल्स चलते रहेंगे। कोई ऐसी कंडीशन तो आएगी जिसमें सम जो है वो जीरो हो जाएगा, जब ये मान लीजिए ये रिकर्जन कॉल आ रहा है आपके पास, हम 6 को यूज कर लेते पहले। तो मान लीजिए आपका कोई भी करंट इटरेशन है उसने 6 को यूज किया, 6 को यूज किया तो 6 माइनस 2, 8 माइनस 6 2 आ गया। तो अभी करंटली हम नेक्स्ट टाइम जो सम चेक कर रहे हैं वो 2 चेक कर रहे हैं कि 2 मिल रहा है कि नहीं। 2 हमें मिल गया, 2 मिल गया है तो हम लोग सम को चेक करेंगे, तो वहां पे उस केस में सम जीरो हो जाएगा, इस इटरेशन में सम जीरो हो जाएगा, फिर से ये इटरेट होगा तो ये कंडीशन आ जाएगी, इफ सम इक्वल्स टू जीरो। सम इक्वल्स टू जीरो हो गया, इसका मतलब आपको ऐसे वो सारे एलिमेंट्स मिल गए जिनको सम करने पे आपको रिक्वायर्ड सम मिल रहा है, जैसे 8 है हमारे इस केस में, तो वो लिस्ट के सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं जिनका सम 8 बना रहा है। रिपीटेड केस भी इंक्लूडेड है इसमें, क्योंकि हम लोग इंडेक्स को अपडेट नहीं कर रहे यहाँ पे। इंडेक्स अपडेट करते तो रिपीटेड डिजिट्स के केस नहीं बनते, बट इंडेक्स क्योंकि अपडेट नहीं किया तो वापस से उसको भी चेक करेगा सेकेंड टाइम, नेक्स्ट इटरेशन में भी उस नंबर को चेक करेगा। तो सम इसने चेक कर लिया, सम जीरो, सम इक्वल इक्वल्स टू जीरो आ गया, इसका मतलब सम इक्वल इक्वल्स टू जीरो मतलब आपका सम कंप्लीट हो चुका है, मतलब आपको आपकी लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम 8 के इक्वल है, और उस केस में उसको फाइनल आंसर में ये जो टेम्पररी में हम लोग स्टोर करते चल रहे थे वो हम ऐड कर देंगे फाइनल आंसर में, और उसको उस केस में हम रिटर्न मार देंगे। रिटर्न मतलब यहाँ हो गया, इसके आगे हमें फिर से कॉल कुछ नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो हमें आंसर में अपेंड होते जाएंगे हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन। पहले ये 2 के लिए चेक करेगा, 2 के लिए 2 2 2 2 चेक कर लिया, सम 2 2 2 2 मतलब पहले 8 था, 6 हुआ, 4 हुआ, 2 हुआ, 0 हो गया। 0 हो गया मतलब 4 बार 2 ऐड करने पे आपको 8 मिल रहा है, वहां पे ये ऐड आंसर में ऐड कर देगा, रिटर्न कॉल कर देगा, वो एक ऐड हो गया। फॉर पिछले पिछले और रिटर्न करेगा तो पिछले रिकर्जन कॉल में जाएगा, पिछले रिकर्जन कॉल में जाएगा तो यहाँ पे आई की जो वैल्यू है इस पॉइंट पे अपडेट होगी, इस पॉइंट पे अपडेट होगी तो वो 2 2 2 2 के बाद एक बार 2 2 2 2 4 2 2 6 2 2 4 चेक कर लेगा, 2 2 एंड 4, वो वाली कंडीशन जब इसके पास आ जाएगी तो हो जाएगा, उस कंडीशन का बैक ट्रैक मारेगा तो 2 6 चेक कर लेगा, उस कंडीशन का भी बैक मारेगा तो फिर 4 पे आएगा, 4 के बाद
4 चेक कर लेगा, फिर बैक ट्रैक मारेगा तो 6 और 2 तो हो चुका है। 6 में, क्योंकि हम लोग 6 के आगे चेक करेंगे इंडेक्स, और इंडेक्स के आगे की वैल्यूज चेक कर रहे हैं। 6 के लिए तो कुछ चेक नहीं करेगा, 8 चेक करेगा तो 8 में उसको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। गिवन अ नंबर k एंड स्ट्रिंग str ऑफ डिजिट्स डिनोटिंग पॉजिटिव इंटीजर, build the largest possible number up by performing swap operation on digit of string at most k times। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग, हमारे पास जो भी नंबर है वो इस बार इंटीजर के फॉर्म में ना दिए के हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में दिया है। ये देखिए, इसको डबल कोट्स जो है उनके बीच में लगाया है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग हो गई। अब इस स्ट्रिंग के बीच में लगाया है तो हमें फाइंड करना है क्या, हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप्स के दिए हैं, मतलब स्ट्रिंग के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आपस में स्वैप हम कितनी बार कर सकते हैं, के टाइम्स कर सकते हैं। के टाइम्स स्वैप करने के बाद हमें मैक्सिमम नंबर निकालना है, तो के टाइम्स स्वैप कर, के टाइम एट मोस्ट के टाइम्स, के से कम भी कर सकते हैं बट एट मोस्ट के टाइम्स स्वैप करने में आपको कौन सा मैक्सिमम नंबर मिल रहा है वो आपको चेक करना है, और वो आपको प्रिंट कराना है। पाइथन का एक बेनिफिट है कि आप स्ट्रिंग्स में रहते हुए भी उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ देखूं, एक्चुअली ये ऑपरेटर काम कर जाता है, आई डोंट नो, आई थिंक वो आस्की वैल्यूज के ऊपर चेक कर लेता होगा। ये देखिए, जरूरी नहीं है कि आप इंटीजर वैल्यूज में ही जाएं, इसकी आस्की वैल्यूज भी इसी ऑर्डर में रहती है। जो आस्की बाइनरी वैल्यूज रहती है ना, जो स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती हैं, तो उनके ऊपर भी आप इस फंक्शन को मतलब जो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वालिटी, ये कंपैरिजन ऑपरेटर आपके जितने हैं उनको आप स्ट्रिंग्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो इस पॉइंट का यूज करेंगे हम यहाँ पे। इसका एक मतलब आप आगे प्रोग्रामिंग और करें तो इसका बेनिफिट ये है कि आप ऑर्डर चेक कर सकते हैं। अगर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना हो तो आपके काम आ जाएगा। आप नॉर्मल जो स्ट्रिंग्स की लिस्ट है उसके ऊपर भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगा सकते हैं। जो आप नंबर्स के ऊपर सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगाते हैं, सेम सॉर्टिंग एल्गोरिदम स्ट्रिंग्स के ऊपर भी लग जाएगी आपकी। वो पाइथन में बेनिफिट है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पे हमने फाइंड मैक्सिमम नंबर, इसको कॉल कर दिया, के कॉल कर दिया है, मतलब आप कितने वैल्यूज को पास कर रहे हो, और मैक्सिमम मतलब अभी तक के हमें मैक्सिमम नंबर कौन सा मिला है, हम मतलब हमें मैक्सिमम नंबर कौन सा मिला है, जितने हमें मैक्सिमम नंबर मिलते जा रहे हैं उसकी स्ट्रिंग पास करते जा रहे हैं, उसको हमने लिस्ट में बना दिया। तो स्ट्रिंग्स की लिस्ट बनेगी आपके पास। तो मैं यहाँ दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए के जीरो है, तो मतलब आप कोई भी स्वैप नहीं कर सकते, तो उस केस में रिटर्न कर दीजिए, नॉर्मल रिटर्न कर दीजिए। के अगर जीरो हो गया तो रिटर्न। अगर मान लीजिए कि आपके पास बचे ही नहीं है स्वैप, क्योंकि हम लोग स्वैप्स को कम करते जाएंगे, एक बार स्वैप कर लिए तो हम अवेलेबल नंबर ऑफ स्वैपिंग को कम करते जाएंगे, तो उस केस में भी ये काम आ जाएगा। और मान लीजिए बाय डिफॉल्ट आपको जीरो मिला है तो आप नॉर्मल रिजल्ट रिटर्न करा सकते हैं। n इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, आपकी जो भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ। फिर उसके बाद कंसिडर एवरी डिजिट, तो फॉर i इन रेंज n-1 एंड फॉर j इन रेंज i+1 एंड n। तो मतलब हम कोई डिजिट कंसिडर कर रहे हैं, उसके आगे आने वाली डिजिट्स को चेक करते चलेंगे। तो मान लीजिए अगर वो पॉइंट इससे छोटा है, वो जो गिवन पॉइंट है वो इस पॉइंट से छोटा है, जो भी हमारी स्ट्रिंग है उससे छोटा है, तो हम स्ट्रिंग को स्वैप कर दे रहे हैं, स्ट्रिंग स्वैप i एंड j। तो मतलब अगर हमें मैक्सिमम स्ट्रिंग चाहिए तो छोटे नंबर्स को पीछे करना है, बड़े डिजिट्स को सामने करना है, तो उस केस में हम स्वैपिंग कर रहे हैं। अदरवाइज अगर मान लीजिए स्ट्रिंग जो है वो करंट मैक्सिमम स्ट्रिंग से बड़ा है, मतलब स्वैपिंग करने के बाद मान लीजिए कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो अभी जो करेंटली मैक्सिमम स्ट्रिंग डली है उससे बड़ी है, तो मैक्सिमम स्ट्रिंग क्योंकि लिस्ट है तो आपकी मैक्सिमम स्ट्रिंग जीरोथ इंडेक्स पे रहेगी, अगर वो बड़ी है तो जीरोथ इंडेक्स के ऊपर हम न्यू स्ट्रिंग को ऐड करते चल रहे हैं। जीरो लिस्ट की जीरो मैक्सिमम स्ट्रिंग जो है हमारी, उसकी जीरोथ इंडेक्स के ऊपर हम स्ट्रिंग को प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये जो फाइंड मैक्सिमम नंबर स्ट्रिंग है उसको वापस से कॉल किया k-1, बस हम स्वैप्स को कम करते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और स्ट्रिंग जो है उसको वापस से स्वैप कर दे रहे हैं। अगर बैक ट्रैक करना है तो मतलब हम वापस से स्वैप कर दे रहे हैं। आई और जे पोजीशन को हम वापस से स्वैप कर देंगे तो वो वापस अपनी पुरानी पोजीशंस के ऊपर आ जाएंगे, वो बैक ट्रैकिंग हो जाती है।
स्वैपिंग एक बार बता देता हूं मैं। स्वैपिंग क्योंकि ये स्ट्रिंग्स की है और स्ट्रिंग्स म्यूटेबल नहीं होती हैं। म्यूटेबल मतलब आप एक जो हम नॉर्मल लिस्ट में करते हैं, एक एक इंडेक्स के ऊपर से उठा के दूसरे इंडेक्स पे रख दिया, उस इंडेक्स की वैल्यू इधर पिछले इंडेक्स पे रख दी, या फिर वेरिएबल्स में हम स्वैपिंग करा देते, ए बी इक्वल्स टू बी ए लगा के साइमल्टेनियस असाइनमेंट लगा के हम पाइथन में कर सकते हैं। बट वो क्योंकि स्ट्रिंग्स के साथ पॉसिबल नहीं है, तो स्ट्रिंग्स में हमें वैसी स्लाइसिंग करनी पड़ेगी। आई आई की पोजीशन और जे की पोजीशन, स्ट्रिंग की एग्जिस्टिंग पोजीशन जो है आई और जे रिप्लेस करना है, तो स्ट्रिंग आई तक के ले ली, आई इंक्लूडेड नहीं रहेगा। उस पॉइंट के बाद हमने जे लगा दिया, जे लगाने के बाद आई प्लस वन टू जे, आई प्लस वन टू जे मतलब बच्ची आई आई के करंट इंडेक्स, आई का जो पिछला इंडेक्स था उसके बाद से लेके जे के पिछले इंडेक्स तक की वैल्यू, वो उसके बाद हमने आई को पेस्ट किया, तो आई और जे अब हमारे स्वैप हो गए और बची हुई स्ट्रिंग, तो जे प्लस वन मतलब जे जो भी इंडेक्स था वो उसमें प्लस वन और वापस उसको बैक तक के लाना है, लास्ट एलिमेंट तक के लाना है। तो इस तरह से आपको स्ट्रिंग को स्वैप कराना पड़ेगा। ये स्ट्रिंग के स्वैप करने का कोड है। इससे मतलब आपकी स्ट्रिंग स्वैप भी हो जाएगी, आपको न्यू स्ट्रिंग मिलेगी एक्चुअली। और वो जो न्यू स्ट्रिंग मिलेगी वो हम यहाँ पे अपडेट करेंगे, जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसमें अपडेट करेंगे। तो इसलिए मतलब जो स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, आप डायरेक्ट स्वैप नहीं कर सकते, तो इस तरह से हमें करना पड़ेगा। फिर यहाँ का तो बता ही चुका हूँ कि आप फिर से कॉल करेंगे कि स्वैप्स को हम कम करते चलेंगे। अगर स्वैप्स खत्म हो जाते हैं हमारे पास, तो उस केस में आप रिटर्न करा देंगे, तो उसके बाद और कुछ पॉसिबल नहीं। मैक्सिमम हम ऑलरेडी अपेंड करते चल रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमारी स्ट्रिंग मैक्सिमम वैल्यू करंट मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी है, तो हम उसको अपेंड कर सकते हैं, मतलब उस मैक्सिमम वैल्यू को अपडेट कर दे रहे हैं। तो बस वही है, जैसे हम नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यूज को कर लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज को कंपेयर कर लेते हैं, वैसे स्ट्रिंग्स भी कंपेयर हो जाती पाइथन में। तो वो वही चीज हमने यहाँ पे लगाई है। अगर मान लीजिए ये आपको नहीं करना है या फिर ये आपको एंड टाइम पे याद नहीं आता है, तो हमारे पास टाइप कास्टिंग भी रहती है। टाइप कास्टिंग में आप क्या करेंगे, दोनों को पहले इंट में कन्वर्ट करेंगे, इंट में कन्वर्ट करके कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करने के बाद वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। कंपेयर करने के बाद आपने ऑपरेशन लगा दिया, उसके बाद आपको उनको वापस से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इधर हमारे पास एक्चुअली दो फंक्शन रहते हैं। आप कोई भी स्ट्रिंग में नंबर लिख लीजिए और उसको ये इंट में पास करा दीजिए, तो वो इंटीजर वैल्यू बन जाएगी। और मान लीजिए आपके पास कोई भी इंटीजर वैल्यू और उसको आपको स्ट्रिंग वापस से बनाना है, तो ये str में पास कर दीजिए, तो वो वापस से स्ट्रिंग बन जाएगी। आप टाइप कास्टिंग का यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि डायरेक्ट कंपेयर हो जा रहा है तो वो भी बेटर है। ये इसलिए कि इनकेस आपको किसी फंक्शन में काम पड़े या फिर आपको एट अ गिवन टाइम याद ना आ रहा हो, तो आप ये भी लगा सकते हैं, टाइप कास्टिंग भी यूज कर सकते हैं। फिर given a string as the task is to print all permutations of a given string। तो परम्यूटेशन मतलब हमें उसकी पोजीशंस जो है, जितने भी हम उसमें लेटर्स हैं, जैसे अजय नाम लिखा है, इसकी परम्यूटेशंस एक्चुअली n फैक्टोरियल 4 लेटर्स हैं तो 24 बनेंगे। तो सारे 24 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हैं, 24 पॉसिबल परम्यूटेशंस जो हैं, वो हमें बना के देखने हैं। तो सारे 24 पॉसिबल परम्यूटेशंस के लिए ये हमारे पास है फंक्शन परम्यूट इफ l इक्वल्स टू r, मतलब आप जो भी लेंथ है वो r तक पहुंच गए, क्योंकि हम स्ट्रिंग की लेंथ से चल रहे हैं, तो आप स्ट्रिंग की लेंथ लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे। अगर मान लीजिए आप r तक पहुंच गए हैं, r मतलब एंडिंग तक पहुंच गए हैं, एंड तक पहुंच गए, तो आप स्ट्रिंग को प्रिंट करा दीजिए, मतलब उससे ज्यादा तो और आप कुछ कर नहीं सकते। अदरवाइज फॉर i इन रेंज l और r प्लस वन, मतलब करंट वैल्यू और लास्ट इंडेक्स तक के इसको हमने लिस्ट में निकाल लिया, तो उन दोनों को आपस में स्वैप करा दे रहे हैं। जो ए ऑफ एल एंड ए ऑफ आई है, उनको हम आपस में स्वैप करा दे रहे हैं। आपस में स्वैप करा के, पर मतलब ये परमानेंट स्वैपिंग नहीं है। परमानेंट स्वैपिंग अगर होती तो वो हो जाता, परमानेंट स्वैपिंग भी आपके पास पॉसिबल नहीं है, तो उसको हमने लिस्ट के फॉर्म में ब्रेक किया, और लिस्ट के फॉर्म में ब्रेक करके फिर हम लिस्ट के एलिमेंट्स में स्वैपिंग कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे करूं प्रिंट, तो ये देखिए हमने डायरेक्ट पूरे वर्ड को स्ट्रिंग के ऊपर काम नहीं किया, हमने पहले उसके एलिमेंट्स को लिस्ट में ब्रेक किया, लिस्ट में ब्रेक करके हम वो स्वैपिंग करा रहे हैं। तो ये साइमल्टेनियस ऑपरेशन से हमने स्वैपिंग करा ली, नेक्स्ट परम्यूटेशन कॉल किया,
नेक्स्ट परम्यूटेशन कॉल किया, अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट परम्यूटेशन हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज बैक ट्रैक, मतलब आपने वापस पिछले स्टेट में आ गए, आपने जो भी पोजीशन चेंज की थी उनको वापस से रीसेट कर दिया। रीसेट करने के बाद अगर आप एंड तक पहुंच जाते हैं, एंड तक मतलब आप स्ट्रिंग के लास्ट तक पहुंच गए हैं, स्ट्रिंग के लास्ट तक पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे इस टू स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल किया तो लिस्ट जो हमारे स्ट्रिंग रहता है उसमें हम लिस्ट डॉट ज्वाइन लगा के लिस्ट पास कर दे रहे, तो हमारी जितने भी लेटर्स लिस्ट में अभी हैं, जिस भी ऑर्डर में है, उसी ऑर्डर में एक एक लेटर करके आपका जो मेन स्ट्रिंग के फॉर्म में जुड़ जाएगा, और उस स्ट्रिंग को हम प्रिंट करा ले रहे हैं, तो हमारे पास ये आ गया। जैसे आ जाएगा तो उसके सारे परम्यूटेशन आ गए, सारे लेटर्स को आपस में आगे पीछे करके हमारे पास ये टोटल 24 आंसर्स बनते हैं। तो ये इस तरह से हम परम्यूटेशन चेक कर रहे हैं। सो फाइंड इफ देयर इज पाथ ऑफ मोर देन k लेंथ फ्रॉम अ सोर्स। तो हमारे पास अभी तक पाथ फाइंडिंग प्रोग्राम जो था वैसा ही है, बस हमें इसमें देखना है कि क्या हम k लेंथ से बड़ा पाथ कर सकते हैं। ये एक्चुअली ग्राफ के लिए है, ये ग्राफ के लिए है। तो ग्राफ में जो एजेस हैं वो पास कर सकते हैं हम। तो करंट एज किस एज से कनेक्टेड है वो, और उसका क्या तो वेट कितना है, मतलब ग्राफ आप इस तरह से देख सकते हैं, ढेर सारे नोड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है, तो कौन सा आप किस नोड से कनेक्ट कर रहे हैं, और उन दो नोड्स के बीच में वेट वो कितना है, क्या बोलते, तो वेट मतलब डिस्टेंस कितनी है, तो वो डिस्टेंस हम स्टोर करते चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे फ्लाइट मैप्स भी होते हैं, तो मान लीजिए दिल्ली मुंबई का कनेक्शन है, तो दिल्ली कनेक्टेड टू मुंबई, और उसके जितने भी फ्लाइट आवर्स हैं वो जोड़ दिए, तो उस तरह से हमारा ग्राफ मान लीजिए आप। तो ग्राफ जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ आपके नोड्स कितने रहेंगे, या फिर टोटल नंबर ऑफ एजेस या वर्टाइसेस वो कितने रहेंगे। उसके बाद हमने ग्राफ का एक क्लास डिफाइन की है, उसको कॉल कर ले रहे हैं, और उसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस पास कर रहे हैं, तो उतनी वर्टाइसेस हमें बनानी है, और उन सारी वर्टाइसेस के जितने कनेक्शंस हैं आपस में जिस भी तरह से कनेक्टेड हैं, वो हमने एड एज मेथड कॉल करके कर लिया। सोर्स है हमारा 0, मतलब 0 नंबर का जो वर्टाइस है वो हमारा सोर्स हो गया। के है 62, तो हमें फाइंड करना है कि जो 62 लेंथ है इससे बड़ा कोई पाथ एग्जिस्ट करता है क्या। अगर इससे बड़ा कोई पाथ एग्जिस्ट करता है तो हम उसको प्रिंट करा देंगे। फिर ये सेकंड टाइम एक और बार ट्राई करके देखा है क्या 60 लेंथ से बड़ा पाथ एग्जिस्ट करता है क्या। तो ये जो अभी हमने बनाया है ग्राफ, उसमें 62 लेंथ से बड़ा पाथ तो नहीं है, लेकिन 60 लेंथ से बड़ा पाथ है। तो ये पाथ मोर देन के को कॉल करते हैं, उसमें हमारा सोर्स नोड डाल दिए, और किस मतलब पाथ लेंथ आपको कितनी चाहिए, किस पाथ लेंथ के ऊपर आप टेस्ट कर रहे हैं उसको, वो पास कर दिया। ग्राफ बनाने का भी है, उसकी एडजेसेंसी लिस्ट बना दे रहे हैं। तो फॉर इसमें वी का जो लिस्ट है उसमें वी पास कर दे रहे, सेल्फ डॉट वी मतलब कितने वर्टाइसेस हैं वो, और उसके लिए एडजेंसी लिस्ट में वी बाय वी की रहेगी, तो ब्लैंक लिस्ट फॉर आई इन रेंज वी, जो एक ब्लैंक लिस्ट इन फॉर आई इन रेंज वी मतलब 9 ब्लैंक लिस्ट आपके पास बन जाएगी। 9 ब्लैंक लिस्ट की लिस्ट, उन लिस्ट में वैल्यूज अपेंड होती जाएंगी। फिर आपके ग्राफ का मतलब जो एड एज फंक्शन है वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे आप u के ऊपर v को अपेंड कर रहे हैं, तो जैसे आप u पोजीशन को v से कनेक्ट कर रहे हैं, तो u पोजीशन और v और उसका वेट, तो जो u की पोजीशन है उसके ऊपर v और उसका वेट अपेंड होगा, v की पोजीशन के ऊपर u और वेट की लिस्ट अपेंड होगी। तो इससे आपको कनेक्शन मिल जाएगा कि आप दो मतलब किसी भी पॉइंट को देखें, आप u को देखते तो आपको v कनेक्शन मिल जाएगा, v देखते तो आपको u कनेक्शन मिल जाएगा, वेट दोनों केस में आपको सेम मिल जाएगा, u से v और v से u। तो जब भी हम ऐड ग्राफ को कॉल करेंगे तो जीरो जो है, जो जीरो पोजीशन है, जीरो वाला इंडेक्स है, उसके लिए आपको v मिल जाता है, और जो v वाला पोजीशन है मतलब 0 1 है तो 0 to 1 के लिए आपको 4 वेट मिल जाएगा, और 1 to 0 के लिए आपको 4 वेट मिल जाएगा। इस तरह से वो ग्राफ के सारे पाथ बनाते जाएगा एड एज करके। अब पाथ मोर देन के हमने कॉल किया था,
तो हमने पाथ की लिस्ट बनानी, सेल्फ डॉट वी मतलब आपके पास जितने भी वर्टाइसेस हैं, जितने भी एजेस हैं, उसका उसके लिए फॉल्स बनाइए तो आपके पास 9 फॉल्स आ जाते हैं। मतलब पाथ आप मतलब किसी वर्टाइस, हम लोग वर्टाइस रिपीट नहीं करना चाहते, तो उस केस में हमने फॉल्स पाथ बना दिया। तो इनकेस अगर आप रिपीट किसी वर्टाइस के ऊपर सेकेंड टाइम जा रहे होंगे तो आपको वो ट्रू मिल जाएगा, मतलब आप उसको विजिट कर चुके तो उसके ऊपर नहीं जाना है, दूसरे पाथ के ऊपर जाना है। फिर एड एड सोर्स वर्टेक्स टू द पाथ, तो आप किस सोर्स से आपका सोर्स क्या है, तो पाथ डॉट एस आर सी, हमने पाथ में एक ऐसा एस आर सी इंडेक्स बनाया, उसके ऊपर हम वन को कैलकुलेट कॉल कर रहे हैं। और इसके बाद जो है हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, पाथ मोर देन के यूटिलिटी फंक्शन। तो इसको मैं दिखाता हूँ। इनिशियल इंडेक्स 0, अगर मान लीजिए while I is less than or equal to length एडजेंसी मैट्रिक्स में सोर्स, तो आप सोर्स जो है वहां से आप लेंथ कैलकुलेट कर लें। अगर मान लीजिए आई जो है उससे छोटा उसके इक्वल नहीं है तो आप नहीं जाएंगे, मतलब आई अगर उसकी इक्वल है तो ही जाएंगे। आई अगर इक्वल है तो इसका हम वेट इसका हम ये निकाल रहे हैं कि नेक्स्ट किससे कनेक्टेड है, नेक्स्ट किससे कनेक्टेड है निकाल लिया, उसके बाद हम लोग वेट निकाल ले रहे हैं। वेट कितना आ रहा है, एक सेकेंड, सॉरी इंटरप्शन। हेलो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो हाँ, एडजेसेंट वर्टेक्स हमने निकाल ली कि हमारे पास मतलब हम जिस भी वर्टेक्स के ऊपर हैं उससे हम और किस वर्टेक्स के ऊपर जा सकते हैं वो, और उसका वेट निकाल लिया कि उस वर्टेक्स के ऊपर जाने पे क्या वेट आएगा। आई को हम इंक्रीमेंट करते चल रहे, तो हमारे पास किसी भी वर्टेक्स के ऊपर जितने पॉसिबल वर्टेक्स है, हो सकता है कोई एक पॉइंट जो है वो मल्टीपल पॉइंट से कनेक्टेड हो, तो उसके लिए जब तक ये कंडीशन वायलेट नहीं होगी तब तक आप सारे पॉसिबल पाथ्स को ट्रेवर्स करते रहेंगे। उसके बाद हम चेक कर लेंगे इफ पाथ वी इक्वल इक्वल ट्रू, मतलब मान लीजिए आप उस नोड के ऊपर ऑलरेडी जा चुके हैं, तो तो दोबारा से आप उस नोड के ऊपर नहीं जा सकते, कंटिन्यू कर देंगे। इफ वेट इज इक्वल टू के, वेट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन के, वेट जो है वो ऑलरेडी आपका के से ग्रेटर है, हमको क्योंकि के से बड़ा पाथ निकालना है, तो वेट इज ग्रेटर देन के, देन रिटर्न ट्रू। वेट अगर के से बड़ा है तो आप ट्रू रिटर्न कर देंगे, अगर वेट ट्रू के से बड़ा नहीं है तो फिर हम इसमें आते हैं, पाथ विजिटेड इक्वल्स टू ट्रू। तो हम जिस भी नोड के ऊपर जाने वाले हैं उसको हम ट्रू बनाते चल रहे हैं, वो ट्रू हो गया तो उसको हम मतलब दूसरी बार इटरेट करेंगे तो हम वहां पे नहीं जाएंगे। इफ पाथ इसको कॉल कर रहे हैं, इफ सेल्फ पाथ मोर देन यूटिल, यहाँ पे हम रिकर्जन कर रहे हैं, वापस से इसको कॉल कर रहे हैं के माइनस डब्ल्यू, क्योंकि हम ऑलरेडी वो वेट चेक कर चुके हैं, मतलब उतना वेट ऐड कर चुके हैं हम, तो उतना वेट हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर, या तो हम कोई एक अलग से वेरिएबल बनाए, उसमें सारे वेट्स को ऐड करते चले और उसको फिर के से कंपेयर करें, या फिर के से उसको वेट को सब्ट्रैक्ट ही कर दें, कि हमें नेक्स्ट वैल्यू जो देखनी है वो उससे छोटी देखनी है। अभी तक के हमने वो पीछे पर एट सम परम्यूटेशंस वाले में जिस तरह से किया था वैसे, अगर ये पॉसिबल हो जाता है, आपका कहीं किसी पॉइंट पे ट्रू आ जाता है, मतलब ये कंडीशन आपको मिल जाती है, वेट इज लेस देन और वेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के, ये आपकी कंडीशन आ जाती है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, वो इस केस में भी ट्रू आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पाथ को फॉल्स बना दिया, पाथ को फॉल्स बना दिया तो ये एक्चुअली एंड केस है, पाथ को फॉल्स बना दिया तो आपको वापस दोबारा आप सेकेंड इटरेशन दोबारा से चलाएंगे तो आपको वो दोबारा वापस से खाली मिलेगा, क्योंकि आप मल्टीपल पाथ्स को कंसिडर कर सकते हैं। आपको एक बार पाथ पूरा ट्रेवर्स होने के बाद उसको फिर वापस से फॉल्स भी बनाना है, ताकि आप सेकेंड अल्टरनेट पाथ को फाइंड करें तो आपको वो अवेलेबल रहे। और रिटर्न फॉल्स अगर मान लीजिए कि जो भी आपने एडजेसेंट पाथ बनाते चल रहे हो, अगर मान लीजिए वो फेल हो जाता है इस लेंथ को बनाने में,
के ऊपर की लेंथ बनाने पॉसिबल नहीं हो पाता उसके लिए, तो उस केस में हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो वो रिटर्न फॉल्स भी बैक ट्रैक होते जाएगा, मतलब आपका जो पिछला कॉल होगा फंक्शन का, यहाँ पे हम फंक्शन को जो कॉल कर रहे हैं रिकर्सिवली, उसके पिछले कॉल में चला जाएगा, उसके पिछले कॉल में फॉल्स आ जाएगा। तो इस तरह से चलेगा ये। इस तरह से मतलब आपको ग्राफ में मिल जाएगा कि के से बड़ा पाथ है कि नहीं। अगर के से बड़ा पाथ फाइनली, क्योंकि ये बाइनरी में चल रहा है ट्रू फॉल्स में, तो अगर के से बड़ा पाथ मिल जाता है तो आपको ट्रू रिटर्न होगा। ट्रू रिटर्न होने पे हम येस प्रिंट करा देंगे, अगर फॉल्स रिटर्न होता है तो नो प्रिंट करा देंगे। बस इतना ही है, सिंपल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन एन m क्रॉस n मैट्रिक्स विथ फ्यू हर्डल्स आर्बिट्री प्लेस। तो अभी तक के हमने जो पाथ फाइंडिंग फंक्शन किया था वैसा ही फंक्शन है, बस इसमें चेंज ये है कि आपको ये देखना है कि आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल रूट कितना जा सकते हैं। सबसे लंबा रूट आप कितना जा सकते हैं वो आपको देखना है। आपको किसी आप सोर्स से चालू तो कर रहे हैं, लेकिन आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचना नहीं है, वो आपको देखना है। और कौन फिर वापस से वही कि आप किस पोजीशन को नहीं जा सकते, तो वो 0 हो गई। और आपको रिपीट नहीं करनी है, तो रिपीट नहीं करने के लिए हम वो ट्रू फॉल्स वाली मैट्रिक्स, या फिर आप जीरो है यहाँ पे तो ट्रू फॉल्स वाली मैट्रिक्स, या फिर आप -1 उसको करते चलिए, या मतलब कुछ भी 1 के अलावा और कुछ भी कोड कर दीजिए, तो वो आपका अनअवेलेबल सेल हो जाएगा। तो ये सेम है, आपको लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड करना है। लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए इस सेफ वाला एक फंक्शन बना के रखा है कि क्या उस पाथ के ऊपर जाना सेफ है। तो उस पाथ के ऊपर जाना सेफ है, उसको उसको हम चेक कर ले रहे हैं। तो रिटर्न जीरो लेस देन इक्वल एक्स, जीरो लेस देन इक्वल एक्स लेस देन लेंथ ऑफ मैट, मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो 0 और लेंथ ऑफ मैट्रिक्स उसके बीच में रहनी चाहिए। और जो y की वैल्यू है वो मतलब कॉलम इंडेक्स जो है आपका, वो टोटल नंबर ऑफ कॉलम से बड़ा नहीं होना चाहिए और 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। एंड ये कंडीशन की मतलब वो 0 तो नहीं है, अगर 0 है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते, वो हर्डल है, मतलब उस ब्लॉक के ऊपर आप नहीं जा सकते। या फिर आप उस ब्लॉक के ऊपर ऑलरेडी जा चुके हैं तो भी आप उसके ऊपर नहीं जा सकते। तो ये इतनी कंडीशंस चेक हो गई। अगर ऐसा हो जाता है, अगर मतलब मान लीजिए हम इस कंस्ट्रेंट में रहते हैं, इन दोनों में रहते हैं, हम इन दोनों को सेटिस्फाई करते हैं और ये दोनों सेटिस्फाई नहीं होते, मतलब जीरो जीरो चेक कर रहे हैं और ट्रू विजिटेड के लिए ट्रू चेक कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए इसका फॉल्स आता है तो उसके साथ में हमने एक नॉट लगा दिया, फॉल्स का नॉट हो जाएगा ट्रू। तो फाइनली आपको इसका ट्रू मिल जाएगा, इसका ट्रू, दोनों का ट्रू एंड गेट से फाइनली ट्रू मिल जाएगा। तो वो आपको सेफ ट्रू रिटर्न कर देगा, इस सेफ ट्रू, मतलब आप जा सकते हैं उस पर्टिकुलर ब्लॉक पे जा सकते हैं। बाकी आपका आईजे कैलकुलेट होता जाएगा, मैक्स डिस्टेंस कैलकुलेट होती जाएगी। अभी आप करंटली किस डिस्टेंस पे वो आपकी कैलकुलेट होती जाएगी। फिर आपको मैट्रिक्स दे दी है, जो भी मैट्रिक्स ये 0 के ऊपर आप नहीं जा सकते, 1 के ऊपर आपको जाना पॉसिबल है। सोर्स दे के रखा है कि आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डेस्टिनेशन दे के रखा है एक्चुअली, इसमें डेस्टिनेशन दे के रखा है, मतलब उस डेस्टिनेशन तक का कौन सा लॉन्गेस्ट पाथ निकाल सकते हैं। तो डेस्टिनेशन हम जनरली एंड पॉइंट्स को दे देते हैं, या फिर एंडिंग पॉइंट्स को देते हैं। यहाँ पे डेस्टिनेशन बीच में कहीं पे भी हो सकती है, बीच में कहीं पे भी अगर डेस्टिनेशन तो लॉन्गेस्ट पाथ कैसे निकालेंगे। बाकी तो फिर आपको पूरा सेम करना है कि अगर मैट्रिक्स आई जे इक्वल्स टू 0, मतलब इस डेस्टिनेशन इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम करंट सेल, तो उस केस में आप रिटर्न 0 कर दीजिए। अगर मान लीजिए कि आपका जो डेस्टिनेशन है वहां तक आ गए हैं, मतलब आप जो भी आप कोऑर्डिनेट अपडेट करते चल रहे हैं रो और कॉलम के, तो मान लीजिए आप डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट तक आ गए हैं, डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट तक आ गए हैं, तो करंट हमारा जो भी डिस्टेंस है, करंट हमने जितना डिस्टेंस कर लिया वो, और पिछली मैक्स डिस्टेंस की वैल्यू क्या थी, पिछले बाकी उसने जो अल्टरनेट पाथ ट्राई की तो उसमें सबसे लंबा पाथ उसको जो भी मिला वो मैक्स डिस्टेंस में अपडेट होता चल रहा होगा, तो उसको हमने अपडेट कर लिया और उस सेल को विजिटेट कर दे रहे हैं। मान लीजिए ये तो मतलब एंडिंग के केस है बिल्कुल, मतलब लास्ट पे आते तब के हैं। अदरवाइज आप जो भी सेल के ऊपर चल रहे हैं उस सेल को 1 मार्क कर दीजिए, उसके आगे से हम चेक कर लेंगे चारों इसमें, अगर इस सेफ चेक कर लेंगे क्या उस सेल के ऊपर जाना सेफ है। अगर उस सेल के ऊपर जाना सेफ है
तो मैक्स डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया इसके लिए, मतलब नेक्स्ट रूट के लिए। जैसे यहाँ पे बॉटम सेल में जाना है तो रो को इंक्रीमेंट किया है, राइट में जाना है तो कॉलम को इंक्रीमेंट किया है, लेफ्ट अप जाना है तो रो को डिक्रीज किया है, और राइट लेफ्ट जाना है तो कॉलम को डिक्रीज किया है। ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें बार बार पास करते जाएंगे, अल्टरनेट रूट्स को चेक करते जाएंगे। वो पहले हमने जो प्रॉब्लम देखी उन्हीं से सिमिलर है, बस यहाँ पे मैक्स डिस्टेंस अपडेट होता जा रहा है और मैक्स डिस्टेंस अपडेट होने के बाद यहाँ रिटर्न होते जा रहा है। और अगर मान लीजिए लॉन्गेस्ट पाथ हमें नहीं मिल रहा है तो वापस से इसको 0 कर दे रहा है। मतलब हम विजिटेड को 1 कर दे जा रहे थे कि मतलब विजिटेड की लिस्ट हमने जो बनाई थी उसको हम 1 करते जा रहे थे, इस केस में हम 0 कर दे रहे हैं। बस सिंपल है। वही आपको हर क्वेश्चन में जैसे करना पड़ता है, आई जे सोर्स बना दिया, एक्स वाई डेस्टिनेशन बना दी, इफ नॉट मैट और लेंथ इक्वल्स टू 0, और मतलब मान लीजिए कि आप मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करती है, या फिर लेंथ ऑफ मैट इक्वल्स टू 0 मतलब खाली मैट्रिक्स है, या फिर मैट्रिक्स ऑफ आई जे इक्वल्स टू 0, आप जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उस वो स्टार्टिंग इंडेक्स ही आपका गलत है, तो या फिर आपका एंडिंग इंडेक्स गलत है। मतलब आपको 1 के ऊपर ही चल सकते हैं ना, आप 0 के ऊपर नहीं चल सकते। अगर मान लीजिए स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स कोई 0 आपने करके रखा तो आप उस तक कभी पहुंचेंगे ही नहीं, तो उस केस में 0। अदरवाइज आपका एम एन जो है वो हमने निकाल लिया, लेंथ ऑफ मैट्रिक्स मतलब आपके मैट्रिक्स का जो भी साइज है वो निकाल लिया हमने, और विजिटेड चेक कर लिया। विजिटेड की एक मैट्रिक्स बनाई, तो विजिटेड की मैट्रिक्स हम वैसे ही बनाते हैं हर बार कि आपकी जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है फॉर द नंबर ऑफ रोज। तो ये लिस्ट कॉम्प्रहेंशन से हमने बना लिया। लिस्ट कॉम्प्रहेंशन से बना के उसके बाद रिटर्न लॉन्गेस्ट पाथ को कॉल कर दिया। रिटर्न लॉन्गेस्ट पाथ को कॉल किया तो भी मैंने ऊपर समझाया कि जैसे पहले हमने देखे थे वैसे ही चल रहे हैं, और आपको फिर लॉन्गेस्ट पाथ मिल जाता है। लॉन्गेस्ट पाथ आपका 22 इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। मतलब आप और भी अलग अलग मेट्राइसिस के लिए चेक कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। सो नेक्स्ट है प्रिंट ऑल पॉसिबल पाथ्स फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट ऑफ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। तो ये भी हम देख चुके हैं कि आपको सारे पाथ प्रिंट कराने हैं। बस इस क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन के इनपुट में थोड़ा सा चेंज था। अभी तक के हमने जो देखा वो 1-0 वाला था। इस केस में ऐसा है कि हम सारे सेल्स को विजिट कर सकते हैं, इसमें कोई बैरियर वाले सेल्स नहीं है, बस हमें रिपीट नहीं करना है किसी भी पोजीशन को। तो वो पाथ हमें बताना है। तो जैसे मान, और टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट पे आना है, तो 1 से 6 के ऊपर आपकी जो भी मैट्रिक्स रहेगी 1 से 6 के ऊपर, तो 1 से 6 पे आने के लिए कितने पाथ है? 1 2 3 6, या फिर 1 4 5 6, या फिर 1 2 5 6, या फिर 1 4 5 2 3 6। ये आपके पास सारे पॉसिबल पाथ्स हैं। इन सारे पॉसिबल पाथ्स को आपको प्रिंट कराना है। या फिर ये 3x3 की मैट्रिक्स है तो इसमें इतने सारे पॉसिबल पाथ्स है 1 to 9 आने के लिए। तो स्टार्टिंग आपकी 1 से होगी और एंडिंग पॉइंट पे आएंगे आप। तो वो हमें प्रिंट कराना है। तो वही हमने रो कॉलम निकाल ली, कितनी रो कॉलम है हमारे इसमें। रो कॉलम निकाल के एक पॉसिबल पाथ्स की एम्प्टी लिस्ट बना दी। एक पाथ वेरिएबल हम चला रहे हैं, पाथ वेरिएबल चला के उसमें विजिटेड वाला हमने एरे फिर से बना लिया, इसमें इस बार फॉल्स यूज किया है। फाइंड पाथ फंक्शन को कॉल करेंगे। फाइंड पाथ फंक्शन हमने पहले जैसे देखते आ रहे हैं वैसे ही, हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, आपकी मैट्रिक्स, आपका एंडिंग पॉइंट, रो कॉलम जो है वो हमारे एंडिंग पॉइंट हो जाएंगे। मतलब रो कॉलम की जो भी लेंथ आ रही है हमारी वो हमारी एंडिंग पॉइंट हो जाएगी। पाथ हम लोग अभी करेंटली किस पाथ के ऊपर अपडेट कर रहे हैं, पॉसिबल पाथ हमने अभी तक के कितने पाथ देख लिए, और विजिटेड मैट्रिक्स अभी तक के हम कितने ब्लॉक्स के ऊपर जा चुके हैं, तो वो हर बार अपडेट होता रहेगा तो नेक्स्ट इटरेशन में पास हो जाएगा। तो हमने सारे पॉसिबल पाथ्स को प्रिंट करा लिया। सारे पॉसिबल पाथ्स को प्रिंट कराने के लिए जैसा हमने अभी ऊपर फंक्शन देखा था वही है। पाथ अवेलेबल चेक करना है, तो आप मतलब मैट्रिक्स के बाहर तो नहीं जा रहे हैं वो चेक कर लिया, और उस सेल के ऊपर विजिटेड है कि नहीं वो चेक कर लिया। क्योंकि यहाँ वो हर्डल्स वाला केस नहीं है, वो आपको चेक करने की जरूरत नहीं। बस आपको इतना चेक करना है कि आप किसी सेल के ऊपर रिपीटेडली तो नहीं जा रहे हैं, दोबारा से उस ब्लॉक के ऊपर तो नहीं जा रहे हैं, या फिर आप मैट्रिक्स के बाहर तो नहीं जा रहे हैं। अगर वैसा होता तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, मतलब आप उसके ऊपर जांच सकते हैं। फाइंड पाथ तो यहाँ पे भी एक बार चेक कर लिया है, यहाँ पे चेक कर लिया। उसके बाद अगर आप फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच गए तो r-1 c-1 जीरो इंडेक्सिंग रहता है, तो r-1 c-1 क्योंकि वो जीरो इंडेक्सिंग है इसलिए। अगर वहां तक पहुंच गए तो आप अपने पाथ को अपेंड कर दीजिए। तो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करके, ये टाइप कास्टिंग की हुई नंबर्स जोड़ रहे हैं इसलिए स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करके पाथ में अपेंड कर दिया। अदरवाइज विजिटेड
रो कॉलम ट्रू, मतलब आप जिस भी अभी पोजीशन के ऊपर चल रहे हैं उस पोजीशन को आपको ट्रू करते चलना है। फिर वही आपके मूव है। पाथ अवेलेबल है तो उसमें लेफ्ट राइट, अप डाउन लेफ्ट राइट आपके पास चारों मूव्स हैं, और उसके हिसाब से आप जो भी पाथ चलते जा रहे हैं उसको आप जोड़ते जाइए ओरिजिनल पाथ में जोड़ते जाइए, और फाइंड पाथ फिर से कॉल कर लीजिए। और पाथ जो हो जाएगा अभी तक के जितना पाथ बना उसकी पूरी लिस्ट, तो वो आपका अभी तक का पाथ बन जाएगा। चारों पॉसिबल अटेम्प्ट्स आप कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन चारों कर लीजिए। अगर मान लीजिए चारों करने के बाद भी नहीं होता है तो फॉल्स, मतलब अगर आपको पाथ नहीं मिलता तो आप वापस से उस ब्लॉक को फॉल्स बनाते चलिए ताकि आप दूसरी बार उस पर आ सकें। ये सिंपल है। 17 एक्चुअली मैं स्किप कर रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 18। फाइंड द kth परम्यूटेशन सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो अभी तक के हमने परम्यूटेशन ऊपर देख लिया, लेकिन परम्यूटेशन का सीक्वेंस भी बनता है। तो kth परम्यूटेशन, तो मतलब kth पोजीशन के ऊपर जो परम्यूटेशन आएगा वो हमें प्रिंट करना है। तो kth परम्यूटेशन प्रिंट करें, जैसे हमारे पास n इक्वल्स टू 3, तो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स हमारे पास हो जाते हैं 1 2 3, और उसके लिए फोर्थ नंबर का परम्यूटेशन 3 है, मतलब हमारे पास 3 फैक्टोरियल 6 पॉसिबल परम्यूटेशंस होंगे। 6 पॉसिबल परम्यूटेशंस में से फोर्थ नंबर का परम्यूटेशन कौन सा है वो हमें फाइंड करना है। फोर्थ नंबर का परम्यूटेशन आता है 2 3 1, वो चेक करना है। इसका मतलब सिंपल तरीका मेरे ख्याल से एक रहेगा कि आप परम्यूटेशन की लिस्ट बनाते चलें, परम्यूटेशन जैसे जैसे आते जा रहे हैं उनकी लिस्ट बनाते चले, और फोर्थ इंडेक्स के ऊपर जो भी लिस्ट में रहेगा उसको रिटर्न करा दें। अदरवाइज ये हमने जो फंक्शन बनाया वो देखते हैं। फाइंड केथ परम्यूटेशन देख लिया, आंसर हमारी एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना दी, उसके बाद एक एम्प्टी सेट बना दिया। एम्प्टी सेट में वो जुड़ते जाए, मतलब सारे जुड़ते रहेंगे। इंसर्ट ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू एन इन सेट, तो सेट इसलिए ताकि हमें हमारे पास रिपीटेड वैल्यूज ना आए, हालांकि हम रेंज को कॉल करें तो वैसे भी रिपीटेड वैल्यूज नहीं आएंगी, बट फिर भी फॉर कॉशन हमने लेके रखा है। बस अप टू एन, तो जैसे यहाँ हमारे पास 3 था तो 1 2 3, और वो n+1 क्योंकि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये 2 तक के 3 है, तो रेंज एक कम तक चलता है। 3 अगर हम 3 पास करेंगे तो 2 तक चलेगा, हमें 3 तक के चाहिए तो वो n+1 कर दिया। फिर सब्ट्रैक्ट 1 टू गेट जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। आपका जो भी के है, आपको केथ ऑर्डर का चाहिए, तो फिर हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि वो जीरो इंडेक्सिंग की वजह से। एंड फॉर आई इन रेंज एन आई टी आर इज इक्वल्स टू लिस्ट एस, तो हमारे पास जो भी सेट बनता जाएगा उसकी मार्क द फर्स्ट पोजीशन। तो आप उसको इटरेट एक आई टी आर वेरिएबल बनाए, उसमें लिस्ट को पास कर दे रहे हैं। अभी अभी आपका जो भी है, जो भी आपका परम्यूटेशन चल रहा है उसको कर दिया। फिर इंडेक्स के इज इक्वल्स टू फाइंड फर्स्ट नंबर के n-i। तो हम लोग क्योंकि इटरेशंस देख रहे हैं, एन टाइम इटरेशन चला रहे हैं, तो इंडेक्स आपका जो भी है वो, मतलब इंडेक्स जो भी आप पास कर रहे हैं वो, उसके बाद के की वैल्यू के की वैल्यू हम अपडेट करते चलेंगे, फाइंड फर्स्ट नंबर इंडेक्स इस फंक्शन में। और इससे हमें जो भी रिटर्न मिलता है, हम क्योंकि आईटीआर में आपकी लिस्ट अलग अलग इसकी लिस्ट जुड़ती जा रही है तो वो आंसर आपका बनते जाएगा, उस आंसर को कर देंगे। वो आंसर इज इक्वल टू स्टार आईटीआर इंडेक्स, तो मतलब आईटीआर लिस्ट में उस इंडेक्स के ऊपर आपका जो भी आंसर, जो भी परम्यूटेशन उस पोजीशन के ऊपर आया है उसको हम आंसर में जोड़ रहे हैं, अदरवाइज उसको मतलब फिर उसके बाद इटरेशन में से निकाल दे रहे हैं। और जो भी आपका आईटीआर बना था उसको वापस से सेट में ले लिया है, तो आपका एक सेट जुड़ जाएगा। और ये ऊपर आते हैं फाइंड फर्स्ट नंबर इंडेक्स, तो इफ n इक्वल इक्वल 1 रिटर्न के, मतलब आप सिंगल इसमें है तो आप और आगे परम्यूटेशंस नहीं कर सकते, आपकी जो भी k की वैल्यू वो रिटर्न करा दीजिए और रिटर्न 0। उसके बाद n को कम कर दिए क्योंकि आपको एक परम्यूटेशन हम जोड़ रहे हैं तो आपको एक पॉसिबिलिटी कम करनी पड़ेगी। जैसे आपके पास 3 डिजिट है, आपने 3 को फिक्स कर दिया तो आप 2 और 1 को ही आपस में आगे पीछे कर सकते हैं, तो वो कर दिया। फर्स्ट नंबर इंडेक्स को 0 से इनिशिएट किया है। एन पार्शियल फैक्ट, तो पार्शियल फैक्टर निकालना, तो आपको जो भी
n की वैल्यू है वो हम पास करके हम उतनी बार कर सकते हैं। इफ k इज ग्रेटर देन इक्वल टू पार्शियल फैक्ट एंड n ग्रेटर देन 1, मतलब n 1 से बड़ा है और आपके पास k नंबर केथ पोजीशन जो है वो भी इससे बड़ी है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स से बड़ी है, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें जो फैक्टोरियल है उसको ऐड करते चल रहे हैं। फैक्टोरियल ऐड करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होके पार्शियल फैक्टोरियल बन जाएगा। पार्शियल फैक्टोरियल बन जाएगा, एन को और कम वापस से कम करते जाएंगे तो वो पार्शियल फैक्टोरियल बनते जाएगा। जैसे आपके पास 3 है तो अभी आपकी 3 की वैल्यू रहेगी 3 इंटू 2, 3 3 इंटू 2 1 और 6। तो आपके पास कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं अभी, मतलब किसी भी आप इटरेशन में चल रहे हैं उसमें आपके पास कितने पॉसिबल वो हैं, कितने पॉसिबल आप फैक्टोरियल कर सकते, मतलब कितने पॉसिबल परम्यूटेशन आप कर सकते हैं उसके, उसकी वैल्यू आ जाएगी। और फिर k को उससे डिवाइड कर दी, फर्स्ट पोजीशन ऑफ k सीक्वेंस विल बी ऑक्यूपाइड बाय नंबर प्रेजेंट एट इंडेक्स। तो k डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल जो है हमारा, n-1 फैक्टोरियल को k से डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारे पास इंडेक्स आएगा वो फर्स्ट परम्यूटेशन का इंडेक्स होगा। फर्स्ट परम्यूटेशन कौन सा आ रहा है उसका इंडेक्स होगा। तो वो हमने के को डिवाइड करके निकाल लिया और उसका जो बचे हुए के की वैल्यू है, रिमाइंडर बच रहा है, मतलब कितने हम कितने हमारे पास परम्यूटेशन बच रहे हैं वो हम के परसेंटाइल पार्शियल फैक्ट से कर रहे हैं। तो उसको हम लोग जब कॉल करेंगे तो ये इस तरह से चलेगा। हाँ, आप 3 ले रहे हैं, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स और उसका फोर्थ ऑर्डर परम्यूटेशन। तो ये आपके पास पहले आएगा 1 2 3, 1 2 3 में 2 और 3 को पहले वो मतलब 1 को फिक्स कर देगा, 2 और 3 को चेंज करके देखेगा, क्योंकि ये सेट में कर रहा है तो वो जो पर्टिकुलर इंडेक्स है उसको आंसर में ऐड करते चल रहा है ये, वो आंसर में ऐड हो जा रही, तो वो चेक कर लेगा कि आपके पास नेक्स्ट फर्स्ट इटरेशन क्या आ रहा है। तो पहले 2 3 आएगा इसका आंसर, 2 3 को ऐड करते चलेगा तो 1 2 3 बन जाएगा, फिर वो 1 3 2 बनेगा, फिर 2 1 3 बनेगा और फिर आपका फोर्थ नंबर पे 2 3 1 बन जाएगा। फोर्थ नंबर पे 2 3 1 बन गया, के की वैल्यू क्योंकि हम कम करते जा रहे हैं के की वैल्यू जीरो हो जाएगी, के की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वो उस पर्टिकुलर इटरेशन को हम प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली कहाँ कंपेयर किया उसने, रिटर्न उसने डायरेक्ट रिटर्न ही करा दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो आपका क्योंकि हम इसकी के की वैल्यू को सेट करते जा रहे हैं तो वो के टाइम्स जो है वो एट मैक्स के टाइम्स ही चलेगा हमारा इटरेशन। तो केथ नंबर के ऊपर आपका जो भी कॉम्बिनेशन आएगा वो अब प्रिंट हो जाएगा, उसको ये आंसर में अपेंड होता चलेगा वो, और वो हमें रिटर्न में मिल जाएगा। रिटर्न में मिल जाएगा तो हमारे पास केथ परम्यूटेशन सीक्वेंस आ जाएगा। सो थैंक यू, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं।